हेलो बच्चा पार्टी कैसी है भाई। मजे में। मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं? और नहीं आ रहा तो प्लीज बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा और आपको मजे दिला सकूं इसमें, क्योंकि फिजिक्स है ही मजेदार। इसमें मजे लेके आपने नहीं पढ़ा तो ऑटोमेटिकली समझ में नहीं आने वाला। रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है भाई। ठीक है, समझने की कोशिश करिए और जितना हो सके इंटरेस्ट लेने की कोशिश करिए, तभी आपको ये समझ में आएगी। इसको फॉर ग्रांटेड तो लेना ही नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है। तो पिछले टॉपिक्स अपने लोगों ने जो कवर करे थे वो थे आपके यूनिफॉर्म मोशन, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और मैकेनिक्स, 1D 2D और 3D मोशंस। ठीक है। आज अपने लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे आज। तो मोशन और स्ट्रेट लाइन में जो नया टॉपिक आता है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसा नहीं है इसके बारे में आप लोगों ने पहले नहीं सुना है, सुना है। ठीक है। तो फिर भी रिकॉल करेंगे कुछ चीजों के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज पता है आपको क्या होती है? दोज क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, दे डू नॉट नीड टू डील विद एनी सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन। जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई, ठीक है, वर्क डन हो गया। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इनकी जस्ट एक मैग्नीट्यूड, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो इसलिए इन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज को नाम दे दिया जाता है स्केलर क्वांटिटीज। तो आप लिख सकते हो द क्वांटिटीज विच ओनली हैव magnitude and do not have any sort of direction are said to be scalar quantities। पॉज करके आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में क्या लिख लेना? फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, वर्क डन। फिर आती है बात वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज अपनी डायरेक्शन दोनों के साथ डील करें। ठीक है। तो इसमें आपके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गई, और भी बहुत सारे जिनकी डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है। तो अभी के लिए इतने ही बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे तो ये जो यूनिट मतलब आपका जो 3 होगा उसमें वेक्टर क्वांटिटीज को बहुत ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करा गया है। अभी के लिए इतना ही चाहिए था बस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, एक कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू काफी पूछा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है। रेफरेंस वर्ड से आप एक चीज क्लियर कर रहे होंगे, रेफरेंस किसके रेफरेंस से कहाँ जाते हैं। अगर आप अपनी की कोई रिपोर्ट वगैरह करवाने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर पैथोलॉजी लैब में, तो वहां पे लिखा जाता है, यहाँ एक पर्चे पे लिखा जाता है रेफर्ड बाय, है ना, किसने रेफर करा। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है, अपने लोगों को पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर बॉडी का जो भी आप वेलोसिटी मेजर कर रहे हो, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो, तो किसके विद रिस्पेक्ट, किसके रेफरेंस के पॉइंट को रखते हुए आप उसको मेजर कर रहे हो, वो पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम किसको कहा जाता है? तो जैसे एक्स, वाई और जेड आपकी ये एक्सेस है, इन सबको अगर आप ध्यान में रखो और एक जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वर है उसके हाथ में आप घड़ी दे दो, तो वो क्या करेगा? टाइम का नोट डाउन करता रहेगा। और पॉइंट जिसके विद रिस्पेक्ट आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो टाइम मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ऑटोमेटिकली आपको वेलोसिटी मिल जानी चाहिए। तो ऐसे ही उस पर्टिकुलर फ्रेम को नाम दे दिया जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके विद रिस्पेक्ट यू कैन मेजर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो द फ्रेम of reference is said to be a particular frame in which or through which you can measure the velocity, displacement and acceleration of a body। ठीक है। बट इसको कैटेगराइज कराया जाता है, ये आपका होता है दो तरह का। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और जो दूसरा है वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें आपको समझने की क्या जरूरत है कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है। ये नॉन इनर्शियल हो गया, ये इनर्शियल हो गया, तो डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस छोटा सा है, ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। ये न्यूटन्स के लॉ को सॉरी फॉलो करता है और ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें न्यूटन्स के लॉस लागू होते हैं, इसमें न्यूटन्स के लॉस लागू नहीं होते। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बेसिकली क्या होता है? आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, आइदर वो पर्टिकुलर फ्रेम जिसको आप लेके चल रहे हो वो रेस्ट पर है, और या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है।
और इसमें क्या होता है, बॉडी रेस्ट पे भी नहीं है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसको कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो एक फ्रेम क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पर्टिकुलर एक ऐसी पोजीशन मान ली जाती है ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट कि जहां से वो किसी भी दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसकी पर्टिकुलर फिजिकल क्वालिटीज को मेजर कर सके, जैसे डिस्टेंस हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपका वेलोसिटी हो गई, आपका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो जैसे इस कमरे में हूँ, अगर मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर करा, तो मैं किसी पॉइंट के रेफरेंस में ही बता पाऊंगा। अगर वो एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर से मैं अपने आप को देखूं कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा है, तो इस कॉर्नर से मेरी ये इनिशियल पोजीशन हो गई, जहां तक कब मैं गया वो फाइनल पोजीशन भी उसके विद रिस्पेक्ट हो गई। तो ऑटोमेटिकली उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट मेरा वो दो दो डिस्टेंसेस मुझे मिली है उसके विद रिस्पेक्ट उनको आपस में माइनस कर दिया जाएगा, तो मुझे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी बहुत हेल्प कर सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट निकालने में। ठीक है, फिर आता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बड़ी इजी इजी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मैं ज्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, तो आपको जस्ट टॉपिक्स का नाम बताऊंगा कि टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में है, तो आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, जस्ट आपसे पूछने वाला हूँ, तो आप बताएंगे, घर बैठे बताएंगे क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज बेसिकली द एंटायर particular path covered by a body and displacement is the shortest path covered by a body। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये टॉपिक इसलिए लिखा है ताकि आपको रिकॉल करने की जरूरत पड़े। ठीक है, फिर होती है भाई साहब स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इसके बारे में हमें पता है, बट ना आपको इसके बारे में बस इतना ही पता होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट स्पीड यहाँ पर अपने लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, चार डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी स्पीड? पहली यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली बोले तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी बॉडी इक्वली डिस्टेंस कवर करे। सपोज पहले मिनट में 60 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करा, अगले मिनट में भी 60 मीटर्स का ही डिस्टेंस कवर करे, उसके अगले मिनट में भी 60 मीटर्स का ही डिस्टेंस कवर करे, तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर बॉडी कैसे मोशन में है, उसका पर्टिकुलर मोशन यूनिफॉर्म है, उसकी स्पीड कैसी है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, वो 60 मीटर्स पर मिनट कवर कर रही है, तो इसलिए उस स्पीड को नाम दे दिया जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। और ऐसी स्पीड को निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सारा का सारा डिस्टेंस पता कर लिया जाए, सारा का सारा जो टाइम लगा वो पता कर लिया जाए, ऑटोमेटिकली यू कैन मेजर द यूनिफॉर्म स्पीड। फिर आती है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के कुछ केसेस है, तो कुछ कंडीशंस दी जाती है। जैसे सपोज मान लिया जाए v1 वेलोसिटी रही एक टाइम पर, v2 वेलोसिटी रही, v3 वेलोसिटी रही, तो ये पर्टिकुलर तीन वेलोसिटीज तीन अलग अलग डिस्टेंसेस पर रही। सपोज x1 पे x1 डिस्टेंस जब कवर करा तो वेलोसिटी v1 थी, जब x2 डिस्टेंस कवर करा उस समय वेलोसिटी v2 थी, और जब x3 डिस्टेंस कवर करा उस समय वेलोसिटी v3 थी। तो भाई ये सबकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी कह रहा हूं, सॉरी, स्पीड क्या होगी? तो v1 स्पीड थी x1 डिस्टेंस पर, v2 स्पीड थी x2 डिस्टेंस पर, v3 स्पीड थी x3 डिस्टेंस पर। तो अगर मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, दैट इज v एवरेज, तो मैं क्या करूंगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड में क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? अब देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस क्या क्या है? टोटल डिस्टेंस है x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस x3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मान लिया जाए x1 डिस्टेंस में कवर होने वाला टाइम t1 हो गया भाई, x2 में t2 हो गया, x3 में t3 हो गया। ठीक, अब टाइम का अगर आप फॉर्मूला देखें तो टाइम का फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आ रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो टाइम t1 का अगर आपको आपको उसकी अगर वैल्यू चाहिए तो कैसे मिलेगी? x1 प्लस x2 प्लस x3, तो एज इट इज आ गई। ठीक है, टाइम t1 की जगह क्या आएगा? x1 अपॉन v1। फिर x2 की जगह क्या आएगा? x2 अपॉन v2 प्लस x3 की जगह क्या आएगा? तो सॉरी, t3 की जगह x3 अपॉन v3।
क्लियर। तो मैंने ये टाइम्स की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, क्योंकि मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है x1 x2 x3 v1 v2 v3, तो टाइम्स की वैल्यूज मैं इनके टर्म्स में यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास एवरेज स्पीड का एक ये फॉर्मूला आ गया। बट इन केस एक केस बन जाता है यहाँ पर कि इफ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3, तो उस केस में क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करो, इन सारे के सारे x को रिप्लेस कर दो सिंपल x के साथ, तो v एवरेज विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बिकम्स व्हाट 3x डिवाइडेड बाय x प्लस x, ये आपका x कॉमन आ गया, बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। ठीक, तो x ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ऊपर ले आएंगे, तो आपको v एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ये तो हो गया पहला केस। ठीक है, दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी v1 स्पीड v1 स्पीड v2 और स्पीड v3 आपके डिफरेंट टाइम्स में t1 t2 और t3 में थे। अब निकालिए एवरेज स्पीड, तो वही सेम तरीका फिर से अपनाएंगे कि v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3। इस बार आपके पास x1 x2 x3 नहीं है, तो आप x1 निकाल सकते हो। तो x1 निकालने का सिंपल तरीका क्या है, स्पीड v1 इंटू टाइम t1, x2 निकालने का स्पीड v2 इंटू टाइम t2, x3 निकालने का स्पीड v3 इंटू टाइम t3, डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, टाइम t1 प्लस t2 और प्लस t3 के साथ। तो यहाँ पर आपके पास v एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर मैं मान लूं जैसे यहाँ पर मैंने डिस्टेंसेस को इक्वल माना था, मैं सिमिलरली यहाँ पर अगर टाइम्स को इक्वल मान लेता हूँ, तो दैट इज t1 will be equal to t2 will be equal to t3 that is equal to t। तो सारे टाइम्स को t रख दिया जाए अगर, तो क्या होगा, ऊपर से टाइम कॉमन आया, नीचे से टाइम कॉमन आएगा, तो क्या मिलेगा, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है, तो दो तरह की स्पीड हो गई, एक हो गई यूनिफॉर्म स्पीड, एक हो गई एवरेज स्पीड। फिर अगली दो स्पीड्स आती है, तो थोड़ा सा अपने लोग क्या करें, बोर्ड को रब कर लेते हैं। तो आप लोगों ने दो टाइप्स की स्पीड्स पढ़ ली है, पहली यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरी एवरेज स्पीड। ठीक है, तीसरी है जो वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड बोले तो यहाँ पर डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट टाइप की स्पीड आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली उस केस में क्या होगा, अपने लोगों की जो स्पीड होगी वो वेरी करेगी टाइम के साथ। तो उसके लिए अगर आप ग्राफ देखें, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, ये स्पीड v और ये टाइम आपके पास हो गया t, तो ग्राफ समथिंग चाहो तो आप ऐसा बना सकते हो। तो इसमें साफ दिख रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर स्पीड भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऑटोमेटिकली इट इज नॉट गोइंग टू बी यूनिफॉर्म। अब अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ देखना चाहें, तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा होगा, समथिंग ऐसा कि हर पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड है वो कैसी है, सेम। तो मैंने यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ बनाया दोनों में। ठीक है, फिर अगर देखें, बात करते हैं वेरिएबल स्पीड की, तो वो डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट स्पीड हो गई। फिर लास्ट में आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह सब चलाते होंगे आप लोग, हर पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड आपको पता चल जाती है बाइक पे बैठे बैठे। कैसे, आपके पास कुछ लगा होता है ना आगे से, वो मीटर, कौन सा मीटर होता है वो, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या कर रहा होता है, हर इंस्टेंट की स्पीड बता रहा होगा। तो हर इंस्टेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में कितना डिस्टेंस कवर करा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम डेल टी में अगर कवर करा कोई डिस्टेंस डेल एक्स, तो उस डेल एक्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ, डेल टी के साथ, तो ऑटोमेटिकली मुझे एक स्पीड मिल जाती है। दैट पर्टिकुलर स्पीड इज सेड टू बी व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या क्या कहा जाता है उसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज डेल एक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन डेल टी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर स्पीड को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं डिफरेंशिएशन के टर्म्स में भी। कैसे, तो ये प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा कि डेल एक्स अपॉन डेल टी बिकम्स व्हाट, डी एक्स अपॉन डी टी। दैट इज डिफरेंशिएट एक्स, दैट इज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग speed, that is which speed, instantaneous speed। तो how can you do that, तो del x अपॉन जो del t है, आप क्या करो, उसका क्या लिमिट लगा दो, और उसमें जो डेल टी है जिसको बहुत स्मॉल माना जाता है, तो वो स्मॉल ऑटोमेटिकली कितना मान लिया जाए, जीरो मान लिया जाए। तो एक ये तरीका है डेल एक्स अपॉन डेल टी को किसमें कन्वर्ट करने का, डी एक्स अपॉन डी टी में कन्वर्ट करने का, कि अगर कोई भी चीज स्मॉल फ्रैक्शंस में गिवन है, तो वो ऑटोमेटिकली
कन्वर्ट हो सकती है डिफरेंशिएशन में, बट कैसे? लिमिट लगा के। तो लिमिट हियर del t टेंड्स टू 0, del x अपॉन del t बिकम्स व्हाट? dx अपॉन dt। याद रखना है बेटा, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पर आपके पास स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम का कोई भी अगर आपके पास टर्म आता है तो उसको आप डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? बाय यूजिंग द लिमिट्स। तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है आपके पास, तो वो क्या बन जाती है? dx अपॉन dt। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू व्हाट? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये याद रखना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, ये आगे आने वाला है। तो भाई जैसे आप लोगों ने स्टडी करे थे चार टाइप्स के यूनिफॉर्म स्पीड्स के बारे में, सॉरी जस्ट सिंपल स्पीड्स के बारे में, उसमें से चार टाइप्स कौन कौन से थे? यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, वेरिएबल स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया और इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। वही सेम चार टाइप्स आपके आते हैं वेलोसिटी के केस में भी, और वही सेम चार आपके फॉर्मूलेस भी इसी में लग जाते हैं वेलोसिटी के केस में। तो वेलोसिटी के भी चार टाइप्स हो जाएगी। इसका मतलब कौन कौन से हो गए वो चार टाइप्स? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और भूल जाते हो भाई, याद रखा करो, मेरी तरह मत बनना, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं सर जो आपने पढ़ाया उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सपोज हाफ ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद, हाफ, पहला हाफ मतलब टोटल डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ एक्स कवर करा किसी बॉडी ने, ठीक है, मैंने मान लिया एक्स कवर करा, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर हुआ 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक, और अगला हाफ कवर हुआ 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह दिया गया, तो कैसे निकालोगे? तो सर दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो। नहीं मेरे लाल, क्या बात कर रहे हो, इतनी जल्दी में मत रहना। तो एवरेज स्पीड का पहले तो फॉर्मूला देखो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? एक्स अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम 2, इसका टाइम मान लिया मैंने t1 है और इसका टाइम मान लिया मैंने t2 है, ठीक है, तो दैट इज t1 प्लस t2, ठीक। t1 के केस में आपका जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था x/2, ठीक है, कितना कवर हुआ? x/2, x/2 डिस्टेंस कवर हुआ और स्पीड कितनी थी? 54। जाहिर सी बात मैं ये करूंगा, क्यों? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, तो वही डिस्टेंस कितना? x/2 और स्पीड कितनी? 54। सेम वही t2 में करूंगा, डिस्टेंस कितना कवर करा? x/2 और स्पीड कितनी थी? 72, ठीक। तो अब इसमें फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको मिल जाना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 54 ना यूज करके यहाँ पर 72 ना यूज करके v1 v2 यूज करता हूँ तो मुझे सिंपल फॉर्मूला मिल जाए। पहले तो देखो x आया और नीचे क्या था? x कॉमन आया, 1/2v1 प्लस 1/2v2, ठीक। तो x x कैंसिल हो गया, 2 जो कॉमन आता है, अगर सपोज 2 ये भी मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये जो 2 कॉमन आया ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? 2 अपॉन, और नीचे आपका एलसीएम आ जाता है v1 v2 और बन जाता है v1 प्लस v2 एलसीएम लेने के बाद। तो v एवरेज का यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो देखिए आपके पास जो फॉर्मूला मिला है वो ये है। तो यहाँ पर v1 v2 आपको गिवन है बस फॉर्मूला क्वेश्चन में, और कुछ तो नहीं गिवन है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था? डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए था, बट ना तो डिस्टेंस गिवन था ना टाइम गिवन था, आपको दोनों स्पीड्स गिवन थी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर। तो वो क्या, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 की वैल्यू 54, v2 की वैल्यू 72 अपॉन 54 प्लस 72 आप पुट करोगे, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिल जाना चाहिए था, ठीक है। ये तो हो गया एवरेज स्पीड के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड के बेसिस पे अगर क्वेश्चंस आ जाए तो क्या करोगे भाई? सपोज क्वेश्चन आ गया x इज इक्वल टू 8t माइनस टी स्क्वायर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन? तो सपोज आप अपने घर से चले और आपके अपने स्कूल तक पहुंचे, बैनर पब्लिक स्कूल तक, ठीक है। सपोज आपका घर पड़ता है समथिंग किसी कॉलोनी में, ठीक। वहां से जब आप चले और बैनर पब्लिक स्कूल पे पहुंचे तो आपके किसी दोस्त ने आपको पकड़ा, ठीक। तो वो आपसे पूछ रहा है भाई तू इस पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ था? आपने एक बार तो जवाब दे दिया भाई मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ था। फिर वो और दिमाग खा रहा है, अब कहाँ था इतने टाइम के बाद? फिर इतने टाइम के बाद कहाँ था? तो आप उसको एक सिंपल सी बात क्या बोलोगे? भाई देख, ये है मेरे मोशन की इक्वेशन, ठीक। तू टाइम पूछ रहा है ना मुझे, तो ऑटोमेटिकली क्या कर, वो टाइम यहां लगा
और मेरा डिस्टेंस पता कर ले मैं कहाँ था। कितना आसान तरीका है। वो टाइम पुट करेगा इस इक्वेशन में और डिस्टेंस पता कर लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ या ना, समझ आ रही है ना मेरी बात। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट डिफरेंट आप डिस्टेंस पता कर सकते हो। ठीक है, अब वो अगर आपको ये पता करना है, वो अगर आपसे ये पूछ लेता है भाई इस टाइम पर वेलोसिटी बता दे क्या थी तेरी, तो सपोज मुझे पता करनी है टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पर वेलोसिटी के बारे में पता करना है। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पर वेलोसिटी के बारे में पता करना है, तो ऑटोमेटिकली व्हाट यू हैव टू डू इज हियर, क्या करना है सुनना, x इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है तो x का क्या करना होता है अपने लोगों को, डिफरेंशिएशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पहले तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, dx अपॉन dt, यही होता है ना, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। x की वैल्यू को यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो d अपॉन dt, तो x की जगह क्या आएगा 8t माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर 8t का पहले डिफरेंशिएशन करोगे t के विद रिस्पेक्ट, फिर माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे t के विद रिस्पेक्ट, तो क्या मिलता है v इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 8t, ठीक है, माइनस d अपॉन dt ऑफ t का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आई कैन अंडरस्टैंड दैट आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करना आता है अब आपको। तो 8 को बाहर लिया है, d अपॉन dt ऑफ टाइम का डिफरेंशिएशन करा, माइनस फिर d अपॉन dt ऑफ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, तो टाइम का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो t की पावर कितनी है 1। फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, टाइम है, यहाँ वेरिएबल क्या था, x था, x की पावर कितनी थी n, यहाँ टाइम की पावर कितनी है 1, तो टाइम की पावर 1, तो x का काम t कर रहा है, n का काम 1 कर रहा है, तो 1 t की पावर 1 माइनस 1 गिव्स यू व्हाट, ओनली 1। ठीक है, तो 8 इंटू 1 फिर माइनस माइनस, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो टी स्क्वायर विल गिव यू व्हाट 2t 2 माइनस 1 दैट गिव्स यू व्हाट 2 इंटू टी, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 2t, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2t। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिली 8 माइनस 2t। तो मुझे कहाँ पता करना था वेलोसिटी, टाइम 2 सेकंड्स पर, तो मैं टाइम को 2 सेकंड पुट करूंगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 8 माइनस 2 इंटू 2 becomes what 8 minus 4 that is what 4 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर बंदे की वेलोसिटी कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, तो इसका मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर वेलोसिटी डिफरेंट आएगी, तो उसका मोशन कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, जो आगे स्टडी करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन नहीं था, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी भी तो चेंज होगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस चेंज होगा, तो इसका मतलब वो चल रहा है, चल रहा है तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसका मतलब वो उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो इक्वेशंस के थ्रू आप ये भी पता कर सकते हो कि पर्टिकुलर बॉडी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस में और आपको वर्कशीट में दूंगा, और यूट्यूबर्स के लिए मैं उसमें डाल दूंगा, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज हो सके तो ट्राई करिएगा। ठीक है, बट बैनर पब्लिक स्कूल के बच्चों आपको तो ये करने ही करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि असाइनमेंट्स आपको मिल रही है तो यू हैव टू सॉल्व देम डेली। थैंक यू सो मच, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।